मूवी स्टार्ट होती है अमेरिका में रहने वाली एक लड़की के साथ जिसका नाम कीर्ति है। अब वो अपने 10th क्लास के सभी फ्रेंड्स से मिलना चाहती है, इसीलिए उसने अपने सभी फ्रेंड्स को कॉल करके ये बात बताई। फिर उसने चिट्टी यानी मूवी की हीरोइन की बड़ी बहन को कॉल किया और कहा, ए प्लीज चिट्टी को भी आने के लिए कहो ना प्लीज। इसके बाद हम चिट्टी को देखते हैं। अब वो एक हाउसवाइफ है जिसके 2 बच्चे हैं। वो एक अच्छी हाउसवाइफ की तरह घर के सारे काम करती थी, लेकिन एक दिन जब वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रही थी तो उसका बच्चा पूछता है कि मम्मी आपने एक हफ्ते से अपना फोन स्विच ऑफ क्यों किया है। पर वो इसका कोई जवाब नहीं देती और अंदर जाकर शीशे में खुद को बहुत ही उदासी से देखती है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अब चिट्टी एक छोटी बच्ची है जो अभी तक बड़ी भी नहीं हुई है, लेकिन वो रवि यानी हीरो को उसके बिना जाने ही फॉलो करती रहती है। उसकी फैमिली में एक दादाजी, मम्मी और पापा भी हैं। उसके पापा उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। एक दिन जब उसकी मम्मी ने उसे सब्जियां लाने के लिए बाहर भेजा तो पापा ने बेटी के लाड़ प्यार में मम्मी के गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी बेटी से कितना प्यार है। दूसरी तरफ हम रवि को देखते हैं जिसकी फैमिली में उसका छोटा भाई, पापा और मम्मी रहते हैं। उसके पापा बकरियां पालते हैं और इसी तरह उनका गुजारा होता है। रवि एक स्कूल टॉपर है क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। लेकिन एक दिन जब वो मार्केट से वापस आ रहा था तो गांव के कुछ आवारा लड़कों ने उसे रोका और पूछा, ओए छोटे, क्या तू बिट्स देखेगा? तब उसने कहा कि मैं ऐसी चीजें नहीं देखता और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद सबको पता चलता है कि चिट्टी अब बड़ी हो गई है। सब बहुत खुश होकर रस्में और सारे काम शुरू कर देते हैं और उसे एक कमरे में कुछ दिनों के लिए रखा जाता है। वहीं रवि की बात करें तो जब वो फिर से अपने दोस्त के पास से आ रहा था तो उन लड़कों ने उसे जबरदस्ती ब्लू फिल्म्स दिखाई। फिर उस रात जब वो पढ़ने के लिए बैठा तो तब वो पढ़ाई नहीं कर पाता क्योंकि उसके दिमाग में बस वही तस्वीरें घूमती रहती हैं। तो अगली सुबह वो उन लड़कों के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे फोन में जितने भी हैं सब मेरे फोन में डाल दो। वो उन्हें देखना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ चिट्टी कमरे में अकेली होती है। तभी वहाँ उसकी चचेरी बहन वैशाली आती है। तब चिट्टी उससे पूछती है, हाँ दीदी, सुना है कि जवान होने के बाद जब किसी लड़के को देखते हैं तो पूरे शरीर में झंझनाहट होने लगती है, क्या ये सच है? तब वो कहती है, अरे पगली, ये सब तुझे किसने बताया? और वहाँ से चली जाती है। बाद में जब एक दादी उसके पास आती है तो वो उनसे पूछती है, दादी वो सब करने के बाद कैसा महसूस होता है? तब वो दादी शर्मा जाती हैं और कहती हैं, वो सब तो कब का हो गया, अब तो शादियां इतनी लेट होती हैं, लेकिन हमारे जमाने में जवान होते ही तुरंत शादी कर दी जाती थी। तब चिट्टी कहती है, फिर तो आप बहुत लकी हो दादी। दूसरी तरफ रवि उन फिल्म्स को जहां तहां देखता रहता है। तभी वो लड़के आकर उससे कहते हैं, अरे छोटे भाई, सिर्फ यही देखते रहोगे क्या? बात को आगे भी तो बढ़ाना चाहिए ना। तब रवि कहता है, पर बिना लड़की के कैसे होगा भाई? तब वो रवि को सिखाता है कि लड़की को कैसे पटाना है। उसे लड़की को देखकर जीभ लपलपाना जैसी चीजें सिखाता है। तब से वो यही सब करना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद चिट्टी का फंक्शन और बाकी सब बहुत खुशी खुशी और मजे में बीतता है। ये देखकर उसके पापा बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन रवि अपने दोस्त के घर आता है। जब वो बालकनी में होता है तो बगल वाले घर में चिट्टी को देखता है। असल में वो उसी का घर था। चिट्टी भी उसे देखती है तो वो उन लड़कों का बताया हुआ प्लान ट्राई करता है। तब वो भी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उन लड़कों ने बताया था। तब रवि समझ जाता है कि वो भी उसे पसंद करती है। फिर चिट्टी के पापा उसे बुलाते हैं और वो नीचे चली जाती है। वहाँ उसकी माँ कहती है कि मैं दुकान जा रही हूँ। तब वो कहती है, नहीं माँ, मैं जाती हूँ, वैसे भी घर में रहकर दिमाग स्टक हो जाता है, वही अगर बाहर बाहर जाकर टहल लो तो माइंड क्लीन और शार्प रहता है। ऐसी बातें बोलकर वो बाहर आ जाती है। तब उसके पापा कहते हैं, देख कर जाना बेटी, बाहर कुत्ते होंगे। तब वो बाहर आती है तो हमारा कुत्ता वहीं लार टपकाता हुआ बाहर खड़ा होता है। वो उसके साथ पूरे शहर में घूमता है। इसी बीच दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहते हैं लेकिन सब फेल हो जाता है। पर तभी एक दुकान के पास अचानक एक बूढ़ी औरत आती है और रवि को धक्का देकर कहती है, बेटा हट जाओ, और रवि चिट्टी पर गिर जाता है। तब उन दोनों के बीच पहली बार टच होता है और दोनों अजीब सा फील करने लगते हैं। फिर ऐसे ही घूमते घूमते वे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। एक दिन गली में चलते हुए चिट्टी रवि को एक कोने में ले जाती है और उसे डायरेक्टली किस कर लेती है। उस रात रवि बस उसी किस के बारे में सोचता रहता है। तभी उसका कॉल आता है। पहले तो वो पहचान नहीं पाता कि कौन है, पर फिर उसे समझ आ जाता है। फिर वे उस किस के बारे में बात करते हैं कि उन्हें कैसा लगा और काफी देर तक बातें करते रहते हैं। अगली सुबह जब वो फिर से कॉल करती है तो कहती है कि उसे रवि से मिलना है। उस वक्त रवि अपने दोस्त के घर की बालकनी में ही होता है, लेकिन तभी चिट्टी के पापा उसे फिर से नीचे बुला लेते हैं। वो पूछते हैं, बेटा छत पर क्या कर रही हो? वो कहती है, पापा विटामिन डी के लिए आई थी। बाद में जब उसके मम्मी और पापा मार्केट चले जाते हैं तब वो रवि को घर के अंदर आने को कहती है।
रवि छुपकर गेट से अंदर आ तो जाता है, पर उसके दादाजी उसे देख लेते हैं। तब वो किसी तरह चार्जिंग लगाने का बहाना बनाकर अंदर चला जाता है। फिर वो उसे अपनी तरफ खींचकर जोर से गले लगा लेती है और खींचकर सोफा पर गिरा देती है और उसकी शर्ट के बटन्स खोलने लगती है। जैसे ही दोनों उस काम के लिए तैयार होते हैं, दादाजी कुत्ते को देखकर चिल्लाने लगते हैं। रवि डर जाता है और अपने ऊपर बैठी चिट्टी को नीचे गिराकर बाहर आ जाता है। दादाजी कहते हैं, बेटा कुत्ता आ गया था इसलिए मैं चिल्लाया। फिर पूछते हैं, क्या फोन की चार्जिंग पूरी हो गई? तब रवि उस दादा को थोड़ा चढ़ाकर ये बोलकर चला जाता है कि बाकी का फिर कभी चढ़ाऊंगा। फिर जब वो वापस उन बड़े भाइयों के पास जाता है तो वो पूछते हैं कि क्यों भाई, मैटर कहाँ तक पहुंचा? वो कहता है कि बस चल रहा है पर मैटर आगे नहीं बढ़ रहा। तब वो कहते हैं कि अरे यार, पहले तू उसे कोई क्लिप भेज, तभी वो सब चीजों के लिए मान जाएगी। तभी उसकी तरफ से एक मैसेज आता है। इससे पहले कि रवि क्लिप्स के बारे में पूछे, वो खुद ही बोलती है कि क्या तुम क्लिप्स देखते हो? मैंने तो वो सब देख लिए, चाहो तो तुम्हें भेज दूं, और उसे शौक दे देती है। असल में मैटर ये है कि वो ये सब बहुत देख चुकी है, इसलिए अब वो बस फिजिकल होने की जल्दी में है। फिर उसी दिन जब वो फिर से कॉल पर होते हैं तो वो कहती है कि क्या हम एक दूसरे को न्यूड्स भेजें। ये सुनकर रवि शॉक हो जाता है, पर बाद में मानकर वीडियो कॉल करता है। तब वो दोनों टॉस करते हैं कि पहले कपड़े कौन उतारेगा, ये डिसाइड करते हैं। टॉस में ये तय होता है कि पहले चिट्टी को ही ऐसा करना होगा, तो वो एक एक करके अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। तभी उसके पापा, चिट्टी अभी तक खाने के लिए नहीं आई क्या, ये कहते हुए आकर डोर नॉक करते हैं। तब वो बाहर आती है और पसीने से तरबतर हालत में कहती है कि कुछ नहीं डैडी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इसलिए पसीना आ रहा है। तब उसके पापा कहते हैं, ठीक है बेटा, कुछ दिनों में जैसे तैसे मैनेज करके एसी लगवा दूंगा, और चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ रवि की बारी थी, तो रवि भी एक एक करके अपने कपड़े उतारना शुरू करता है। जब रवि सब उतार देता है तो वो उसे देखकर हैरान रह जाती है। फिर अगली सुबह रवि के मम्मी पापा फोन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब रवि के पापा कहते हैं कि पता नहीं रात भर फोन से कैसी अजीब आवाजें आ रही थी। जवाब में रवि की मम्मी कहती है कि वो फोन की आवाज नहीं बल्कि पढ़ाई की आवाज होगी। वैसे वो रोज इस टाइम तक उठ जाता था, आज अभी तक क्यों नहीं उठा? ये कहकर वो उसके छोटे भाई को उसे जगाने भेजती है। जब वो आकर डोर नॉक करता है तो रवि कहता है, आ रहा हूँ यार, और फिर वो उस बेड पर लेटा रहता है। रवि अभी तक पूरी तरह नग्न ही था। तभी अचानक एक आंटी आती हैं और रवि की माँ से पूछती हैं कि कोयले कहाँ रखे हैं, तो वो उन्हें अंदर भेज देती है। अभी रवि अपनी नींद के नशे में वैसे ही नग्न बाहर आ जाता है। उसे उस हालत में देखकर वो आंटी एकदम शॉक हो जाती हैं। ये सब होने के बाद चिट्टी उसे फिर से कॉल करती है। तब वो बताती है कि कल मेरा बर्थडे है। रवि पूछता है, अच्छा तो क्या गिफ्ट चाहिए? तब वो कहती है कि अगर गिफ्ट देना है तो ऐसा दो जो लाइफ भर याद रहे, मतलब हमें वो काम करना होगा। फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं कि ये सब कैसे करना है। अगले दिन वो अपने बर्थडे पर सबको बुलाती है। वहाँ रवि को पता चलता है कि बालू अन्ना, जो उसे इतने दिनों से सब सिखा रहे थे, वो चिट्टी के भाई हैं। तब वो बालू को बिना पता चले किसी तरह सब मैनेज करके वहाँ रुकता है। केक कटिंग के समय बालू अन्ना के साले साहब भी वहां आए हुए होते हैं। वो भी बालू की तरह ही ऑटो चलाते हैं, पर उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। बालू चाहता है कि चिट्टी की शादी उन्हीं से हो, इसलिए केक कटिंग के बाद वो कहता है कि पहले उन्हें केक खिलाओ। लेकिन चिट्टी पहला बाइट अपने पापा को खिलाती है, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसके बाद वो घर के बाकी सबको केक खिलाती है, बस उस एक साल साहब को छोड़कर। ये बात बालू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। सबको केक खिलाने के बाद अब बालू रवि को भी पास बुलाता है। तब वो दोनों शर्माते हुए एक दूसरे को केक खिलाते हैं। तभी रवि केक खिलाने के बाद उसके गाल पर थोड़ा सा केक लगा देता है। तभी वहां मौजूद बालू का एक और साथी कहता है, अरे ये बालू बड़ा अजीब आदमी है, अपनी ही बहन के लिए खुद मुसीबत खड़ी कर ली। तो रवि को वार्निंग देता है कि उसे छोड़ दे, वो अच्छा आदमी नहीं है। पर रवि सोचता है कि छोड़ो यार, और अपना प्लान शुरू कर देता है। प्लान के मुताबिक वो बालू और उसकी टीम को खूब बियर पिलाता है। उसी वक्त बालू कहता है, मेरी बहन तो बिल्कुल सोना है यार, बहुत ही संस्कारी तरीके से पली है। घर से बाहर निकलते ही उसकी नजरें हमेशा जमीन की तरफ ही रहती हैं। तभी रवि कहता है, अन्ना मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ, और वहां से निकल जाता है। फिर वो अपने दोस्त को कॉल करता है जो ट्रांसफॉर्मर के पास खड़ा था, ताकि रवि के कहते ही गांव की लाइट काट दे। दूसरी तरफ बालू फेसबुक पर बर्थडे वीडियो अपलोड करने के लिए वीडियो देखता है। तभी वो रवि को अपनी बहन के गाल पर केक लगाते हुए और उसे जिस तरह से देख रहा था वो देख कर कहता है कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो मेरी बहन को वैसे ही देख रहा है। पर उसका दोस्त कहता है, अरे छोड़ना यार, केक ही तो लगाया है और कुछ नहीं हुआ। तब बालू कहता है, अगर कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, पर मुझे डाउट हो रहा है, लगता है आज उसने कुछ प्लान किया है। ये कहकर वो नशे में सोने की एक्टिंग करने लगता है। तभी रवि आकर उसे देखता है और अपने दोस्त को कॉल करके पावर कट करने के लिए कहता है। तभी बालू एक बियर बोतल पकड़ लेता है। अचानक बाहर से बियर बोतल टूटने की आवाज चिट्टी के कमरे तक आती है। तब हमें पता चलता है कि बाहर असल में क्या हो रहा है। बात यह है कि केक कटिंग के टाइम पर बालू ने जब दामाद को केक खिलाने के लिए कहा तो चिट्टी के पापा को गुस्सा आ गया और उन्होंने वो बोतल तोड़ दी। तब वो कहते हैं कि क्या मैं अपनी प्यारी चिट्टी
चिट्टी की शादी तुम्हारी तरह किसी और ऑटो वाले से कर दूं? छी। तभी वहाँ गुस्से में खड़ू कहता है, देखना जिस दिन तुम्हें अपनी बेटी की गलती दिखेगी तुम मुझे जरूर याद करोगे। और वो वहाँ से चला जाता है। इसी बीच रवि चिट्टी के कमरे में जाकर अपना काम करके बाहर आ जाता है। फिर अगली सुबह बालू पूरी तरह नशे में रवि को एक पेड़ के नीचे बुलाता है। जब रवि आ रहा होता है तब बालू अपने दोस्तों से कहता है कि यार मेरे चाचा ने मेरी बहन को कितने प्यार से पाला है, मेरी बहन तो सोना है यार। ये सब वो रवि ही कर रहा है, उसे बोल दो कि अगली बार मेरी बहन के आसपास भी ना दिखे। तभी उसके साथ वाला एक भाई रवि को कॉल करके ये बात बताता है और कहता है कि अब तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, पर फिर से ऐसा काम मत करना, कहकर वो कॉल कट कर देता है। तब हमें पता चलता है कि चिट्टी भी लाइन पर ही है और ये सब सुन रही है। उसके बाद जब उन दोनों ने वो काम किया तो वो आपस में बात करते हैं कि उन्हें कैसा लगा और कहते हैं कि बहुत ही मजा आया। तब रवि पूछता है, हाँ पर हमने सेफ्टी यूज नहीं की, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो? तब वो कहती है कि एक बार करने से कुछ नहीं होता और कहती है ठीक है तुम किसी से पूछो, मैं भी किसी से पूछती हूँ। और वैशाली दीदी को कॉल करती है। जब वो खुशी से पूछती है तो वो कहती है, अगर तुम ऐसी हो गई हो तो फिर कभी कॉल मत करना, तुम्हारी वजह से मैं भी पूरी तरह बिगड़ जाऊंगी। और कॉल कट कर देती है। लेकिन कुछ देर बाद चिट्टी फिर से रवि से मिलने उसके दोस्त के घर की बालकनी में आती है। वहाँ उन दोनों के बीच थोड़ी देर प्यार भरी बातें होने के बाद वो फिर से वैसा करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इस बार सेफ्टी यूज करने की सोचते हैं। पर अब मेन प्रॉब्लम ये है कि सेफ्टी खरीदेगा कौन? तो इसके जवाब में चिट्टी कहती है, वो मुझ पर छोड़ दो, मुझे पता है किसे साथ ले जाना है। और वैशाली दीदी को कॉल करके दर्द का बहाना बनाती है कि दीदी पूरे बदन में बहुत दर्द है, चलो जरा मेडिकल शॉप तक हो आते हैं। और उन्हें असल बात बताए बिना वहाँ ले जाती है। पर जब वैशाली को सच पता चलता है तो वो सोचती है कि ये लड़की मुझे किसी दिन फंसा देगी और कहती है, तुम दोनों तो बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ गए हो, तुम्हें अब समझाना ही पड़ेगा। और उन दोनों को अपने घर बुलाती है। वो उन्हें बताना चाहती है कि ये गलत है, पर तभी बाहर से एक दादी आकर उसे आवाज देती है। तब वैशाली उन्हें यहाँ से एक इंच भी मत हिलना की वार्निंग देकर बाहर जाती है। वहाँ वो दादी पूछती है, अभी एक लड़का तुम्हारे घर आया था, वो कौन है? तो वो कह देती है कि वो बस एक इलेक्ट्रिशियन है। और बात को किसी तरह संभाल कर अंदर आती है। अंदर आने पर उसे पता चलता है कि वो बाहर वाले कमरे में नहीं है, बल्कि उन्होंने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया है। वो अंदर जाकर उन दोनों को रोकना चाहती है, लेकिन चिट्टी उसे बाहर धक्का देकर डोर लॉक कर देती है। तब वैशाली दीदी बहुत टेंशन में इधर उधर घूमती रहती हैं कि कहीं कोई उन्हें देख न ले या वो पकड़ी न जाए। काफी देर बाद दोनों बाहर आते हैं। तब वो रवि को अरे तू यहाँ से जा कहकर वहां से भेज देती है। फिर अगले दिन जब रवि अपने घर पर होता है तो उसे एक पार्सल मिलता है और तभी चिट्टी कॉल करके कहती है कि गिफ्ट ओपन करो, शॉक हो जाओगे। तब रवि उसे अंदर ले जाकर ओपन करके देखता है। पहले उसे लगता है कि शायद चॉकलेट्स हैं, लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि वो सेफ्टीज हैं। तब रवि सारे डोर्स क्लोज करके उसे कॉल करता है और उससे काफी देर बात करता है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद चिट्टी उसे अपने घर बुलाती है। तब रवि रात के समय उसके घर जाता है। तब वो दोनों ऊपर बालकनी में जाकर चटाई बिछाते हैं और रजाई में घुसकर फिर से वही सब शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सब चिट्टी के पड़ोस वाले घर से एक भैया अपनी बालकनी से देख लेते हैं। अगले दिन वैशाली दीदी के घर वो दादी आती हैं और कहती हैं, अरे सुना तूने, हमारे गाँव में किसी की बेटी भाग गई है और अगला नंबर तेरी बहन का ही होने वाला ऐसा लगता है। तब वो पूछती है, दादी आपको ये किसने बताया? तब दादी कहती है कि कल छत पर तेरी बहन किसी और के साथ वैसा कर रही थी, गांव वाले ऐसी बातें कर रहे हैं। तब वैशाली कहती है कि ये बात आप मेरे चाचा को बता सकती थी ना दादी। तो वो कहती है, नहीं नहीं, अगर मैंने उन्हें ये बताया तो अपनी बेटी के प्यार में वो मुझे ही 2-4 लगा देंगे, हमें क्या, वहाँ जाओ एक कॉफी पियो और वापस आ जाओ, नहीं ऐसा ही रहना चाहिए। तब वैशाली बर्दाश्त नहीं कर पाती और ये सब रोकना चाहती है, इसलिए वो चिट्टी के पास जाती है और कहती है, तू बहुत बिगड़ती जा रही है, वैसे तुझे ये सब बातें सिखाया किसने? जब वो पूछती है तो चिट्टी कहती है, दिव्या दीदी ने। दिव्या दीदी कोई और नहीं बल्कि वैशाली की बड़ी बहन है। चिट्टी बचपन में दिव्या के साथ ज्यादा रहती थी और वही उस टाइम दिव्या को अपने लवर के साथ घूमते मिलते और उसके सामने ये सब करते देख चिट्टी भी वैसी ही हो गई। तब वैशाली कहती है कि उसने सिर्फ खुद को ही नहीं बिगाड़ा बल्कि तुम्हें भी बिगाड़ दिया है। वैसे उसके साथ रहकर तुमने ये सब तो सीख लिया, लेकिन क्या तुम्हें ये नहीं पता चला कि दिव्या अक्का के भागने के बाद मेरी माँ की मौत हो गई? वैसे तुम्हारे पापा तुम पर कितना भरोसा करते हैं, कम से कम अब तो ये सब मत करो। जब वो ये कहती है तो चिट्टी उसे जाने के लिए कहती है और बोलती है कि अक्का मुझे नींद आ रही है, तुम जाओगी तो मैं सो जाऊंगी। वैशाली बाहर आकर सोचती है कि चिट्टी के पापा को ये बात नहीं बताकर इसे रोकना चाहिए। वो उनके पास जाकर कहती है, बाबा ये चिट्टी बहुत बड़ी गलती कर रही है, कम से कम उससे उसका फोन तो ले लीजिए, वरना बाद में जो भी होगा हम उसे रोक नहीं पाएंगे, ऐसा वो कहती है। ये सुनने के बाद, क्योंकि उन्हें चिट्टी की हरकतों के बारे में नहीं पता था, वो कहते हैं ऐसी चीजें तुम्हारे घर वाले करते होंगे, मेरी चिट्टी बेटी ऐसा नहीं करेगी, तुम बड़े भाई की बेटी हो इसलिए चुप हूँ वरना जबड़ा तोड़ देता, वो गुस्से में कहते हैं। तब वो वहां से रोते हुए चली जाती है। इसके बाद हम फिर से रवि और चिट्टी को फोन पर बात करते हुए देखते हैं। इस बार रवि फिर से उससे पूछता है कि क्या छत पर चलें?
तब वो कहती है नहीं, प्लान चेंज है, इस बार मेरे रूम में, और उसे रात को आने के लिए कहती है। रात होने पर जब चिट्टी कंफर्म कर लेती है कि घर में सब सो गए हैं तो वो रवि को बुलाती है। रवि फिर से उसके घर आता है और इस बार वो दोनों उसके रूम में जाते हैं। वहाँ रवि फिर से बैग आ जाता है और वो दोनों फिर से वही गलती करते हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब रवि वहाँ से जाने वाला होता है, तभी दादाजी जाग जाते हैं। गेट पर दादाजी को देखकर रवि शॉक हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं चार्जिंग के लिए आया था और निकल जाता है। अगले दिन चिट्टी के पापा AKC बुक करते हैं और बचे हुए पैसों से गोल्ड चेन लाकर चिट्टी के गले में पहना देते हैं। जब दादाजी कहते हैं कि स्कूल जाने वाली बच्ची को सोने की चैन क्यों चाहिए, तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी के पास ये होनी चाहिए, वो रहता है। तभी चिट्टी फिर से रवि को कॉल करती है। उसमें रवि बताता है कि दादाजी से मिलकर उसे कैसा लगा। वो कहता है कि अगर वो घर पर भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब इजी पीजी है और वो ध्यान नहीं देता। तब चिट्टी फिर से कहती है कि एक और ऑर्डर आने वाला है। तब रवि पूछता है कि क्या है। इस बार चिट्टी ने टाइम बढ़ाने वाली टैबलेट्स ऑर्डर की होती हैं, लेकिन उसी टाइम उसकी मम्मी, जब मम्मी और पापा दोनों बाहर होते हैं, तब वो पार्सल घर आता है। उसके पापा उसे ओपन करके देखते हैं। पापा को नहीं पता कि वो क्या है। तभी रवि आता है। वो पूछता है कि पापा आपने इसे ओपन क्यों किया। अब रवि के पापा पूछते हैं कि ये कैसी टैबलेट्स हैं रे। रवि कहता है कि ये ताकत की टैबलेट्स हैं। तब पापा कहते हैं कि तो मुझे भी एक दे देना। तब रवि कहता है कि ये आपके लिए, मुझे दे दो, कहकर वो उनके हाथ से टैबलेट्स लेकर अंदर चला जाता है। उसी दिन कुछ देर बाद एक मैडम उनके घर आती हैं और उसकी मम्मी से मिलती हैं। वो कहती हैं कि आपके लड़के के स्कूल में बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। वो लड़कियों को गलत तरीके से देखता है और एक दिन तो मैंने उसे क्लासरूम में एक लड़की के ऊपर लेटे हुए भी देखा था। अब आप कैसे भी वामसी को समझाकर उसे ये सब बताइए। असल में ये सब रवि के भाई वामसी के बारे में था। उसकी मम्मी मैडम से कहती है कि इतना सब होने के बाद भी क्या आपने उससे नहीं पूछा। तब वो कहती है कि मैंने पूछा था। तब उसने कहा कि मैंने मम्मी पापा को ये करते हुए देखा है। ये सुनकर उसकी मम्मी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तब मैडम कहती है कि हमें लगता है बच्चे सो रहे हैं, लेकिन वो सब नोटिस करते रहते हैं, इसलिए हमें उनके सामने ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। ये अच्छा होगा, ये सब गलत है, ये आपको ही बताना होगा। अगर आपसे नहीं हो रहा तो अपने पति से कहलवाइए, वरना और भी बड़ी गलतियां हो सकती हैं। ये सुनकर वो सीधे रवि के पापा के पास जाती है। वहां जाकर वो उन्हें सब कुछ अच्छे से समझाती है और कहती है कि आप ही उसे बताइए कि ये गलत है, होता है। लेकिन जैसे ही उसकी माँ वहां नहीं होती, वो वंशी को पास बुलाता है। फिर वो उससे पूछता है कि ये सब क्या हरकतें हैं और तू ऐसा क्यों कर रहा है। तब वंशी कहता है कि माँ भी तो, आप भी तो यही सब कर रहे हैं ना पापा, तो वो गलत कैसे हुआ। तब वो उसे समझाते हैं कि शादीशुदा लोग ये सब करें तो ठीक है, लेकिन उसके बिना करना गलत है। तब वंशी कहता है कि फिर भैया वो काम क्यों कर रहे हैं। तब रवि के पापा को पता चलता है कि रवि चिट्टी नाम की एक लड़की से ऐसे प्यार करता है और रोज फोन पर बात करते हुए उसके घर जाता है। दूसरी तरफ हम फिर से रवि को देखते हैं। वो अब टैबलेट खाकर अपने रूम में चिट्टी के कंफर्मेशन कॉल आने तक इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके पापा आकर, ताकि वो फिर से बाहर न जा सके, दरवाजे की कुंडी लगा देते हैं। कुंडी लगाकर वो रवि की माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने रवि के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया है, उसे खोलना मत। लेकिन माँ को लगता है कि उन्होंने कहा है कि दरवाजा खोल दो, तो वो जाकर कुंडी खोल देती है और वापस आकर कहती है कि जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही कुंडी खोल दी है। ये सुनकर रवि के पापा जाकर देखते हैं, लेकिन इस बार रवि कमरे में नहीं होता। वो तब तक चिट्टी के घर पहुंच चुका होता है। उन दोनों को लगता है कि दादाजी सो रहे हैं, लेकिन दादाजी चालाकी से जैसे ही वो दोनों कमरे में जाते हैं, बाहर से ताला लगा देते हैं और रवि के पापा को कॉल करते हैं। उनके आने के बाद चिट्टी के पापा दरवाजा खटखटाते हैं और जब वो भी आ जाते हैं तो उन्हें सब बताते हैं, लेकिन चिट्टी के पापा को यकीन नहीं होता। तब वो कहते हैं कि ये चाबी लो और खुद जाकर देख लो। तब वो जाकर ताला खोलते हैं और दरवाजा खोलते हैं। तब चिट्टी थोड़ा सा दरवाजा खोलकर कहती है कि क्या हुआ पापा, मैं तो सो रही थी। तब चिट्टी के पापा कहते हैं कि ये क्या है भाई, वो तो अंदर अकेली है। तब दादाजी अंदर जाकर दरवाजे के पीछे छिपे रवि को बाहर खींच लाते हैं। तब रवि के पापा उसे मारते पीटते हुए उस जगह ले जाते हैं जहाँ वो अपनी बकरियां चराते हैं। और चिट्टी के पापा दादाजी से कहते हैं कि कैसे इंसान हो, क्या एक बाप को अपनी बेटी को ऐसी हालत में दिखाओगे, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। ये कहकर वो अपना सिर पीटकर रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रवि के पापा उसे लाठी से काफी देर तक पीटने के बाद अचानक रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसे अपने पास बिठाकर कहते हैं, अरे तेरी माँ पागल है रे, तुझे पढ़ाने के लिए वो रोज मजदूरी करती है, उसे पूरा भरोसा है कि तू बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन अगर उसे पता चला कि तू ऐसे काम कर रहा है तो सोच उसकी हालत क्या होगी। क्या तूने एक बार भी सोचा है, हमें ये सब नहीं चाहिए यार, अब भी सब भूलकर ढंग से पढ़ाई कर ले। वो उसे समझाते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि चिट्टी की माँ के साथ उसकी दादी
दादी है। वहाँ चिट्टी आकर अपनी माँ से लड़ती है कि अम्मा मेरा फोन कहाँ है, और वो फोन छीनने की कोशिश करने लगती है। उसी बीच दादी दीवार से टकरा जाती हैं और उनका सिर फट जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए बाहर चली जाती हैं। ये बात आगे न बढ़े और कोई प्रॉब्लम न हो, इसलिए चिट्टी के दादा रवि के पापा के पास आते हैं। वो कहते हैं भाई साहब हम रोज सुबह एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, अगर ऐसी गलती हुई तो हम फिर से पहले जैसे नहीं रह पाएंगे, इसलिए हम अपनी बच्ची को इस तरफ नहीं आने देंगे, लेकिन आप भी अपनी तरफ से ध्यान रखना कि कुछ न हो। वो हाथ जोड़ते हैं। तब रवि के पापा कहते हैं कि गलती हमारी तरफ से भी है। तब दादा रोते हुए कहते हैं कि गलती किसी की भी हो, हम लड़की वाले हैं, इसलिए अगर पैर भी पकड़ने पड़े तो पकड़ने ही पड़ेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रवि की माँ ने उसके लिए जो यूनिफॉर्म सिलने के लिए दी थी वो घर आ जाती है। तब वो पूरे भरोसे से कहती है कि जब मेरा बेटा किसी दिन पढ़ लिख कर बड़ा घर बनाएगा तब वो ये सूट पहनकर उसमें जाएगा। थोड़ी देर बाद रवि के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। जब रवि की माँ जाकर देखती है तो वहाँ चिट्टी खड़ी होती है। रवि के आते ही वो उसे हक कर लेती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तभी बालू अन्ना वहां आकर रवि को उसे मारते हुए वो वार्निंग देता है कि अबे अगर अगली बार मेरी बहन तेरे पास आई या तू उसके पास गया तो तू सीधा ऊपर जाएगा, और चला जाता है। ये सब देख रवि की माँ रोते हुए पूछती है ये सब क्या है, तू ऐसा क्यों कर रहा है। वो रोते हुए उसे मारने लगती है। तब रवि अपनी माँ को एक तरफ धक्का दे देता है। गुस्से में रवि के पापा उसे मारना चाहते हैं पर वो रुक जाते हैं। तब उसकी माँ कहती है कि इतना सब होने के बाद भी गलती करने वाले बेटे को आप मार क्यों नहीं रहे। तब वो कहते हैं कि जब मैं उसे मारने जाता हूँ तो मुझे उसमें बचपन वाला रवि ही दिखता है, इसलिए मैं उसे मार नहीं पा रहा। ये सुनकर वो दोनों रोने लगते हैं। दूसरी तरफ रड़ू बालू चिट्टी को उसके घर ले जाता है। वहाँ माँ के पूछने पर कि कहाँ थी, वो कहती है अपने पति के पास। ये सुनकर बालू गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। ये देखकर चिट्टी के पापा बाहर चले जाते हैं। फिर भी जब वो अपनी बात पर अड़ी रहती है तो बालू नहीं रुकता और उसे थप्पड़ मारता ही रहता है। तब दादाजी रोते हुए आते हैं और कहते हैं कि अरे उसने उसे एक बार भी बिना मारे पाला है, उसे ऐसे मत मार। फिर बालू का भाई बाहर जाकर चिट्टी के पापा के पैरों में गिरकर रोने लगता है। उसके साथ साथ चिट्टी के पापा भी रोने लगते हैं। अब सब कुछ धीरे धीरे फिर से नॉर्मल होने लगता है। चिट्टी अपने रास्ते और रवि अपने रास्ते रहने लगते हैं। दोनों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है पर वो मिल नहीं पाते। लेकिन एक दिन चिट्टी को पता चलता है कि उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो ये बात रवि को दूर से ही इशारों में बता देती है। ये जानकर जब रवि को पता चलता है कि चिट्टी स्कूल में कीर्ति के साथ है तो वो उसके फोन पर कॉल करता है और चिट्टी को स्कूल के बाहर आने के लिए कहता है। वहाँ आने के बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, हम दोनों साथ मिलकर कहीं दूर चले जाएंगे। तब चिट्टी कहती है कि इस सब की क्या जरूरत है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सीधे पुलिस स्टेशन जाएंगे और कहेंगे कि हम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं और वहीं शादी कर लेंगे, हमारे माँ बाप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये डिसाइड करके वो दोनों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। अब सीन कट होता है और कहानी 9 महीने आगे बढ़ जाती है। अब हमें चिट्टी एक स्टेट होम में दिखाई देती है। वहाँ वो अब 9 मंथ्स प्रेग्नेंट है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आकर उसे चेक करती है और कहती है कि बच्चा और तुम्हारी सेहत दोनों ठीक है पर तुम्हें अभी और सेफ रहना होगा, और उसे भेज देती है। तब वो वहाँ की केयर टेकर से पूछती है हाँ उसने ये सब अपनी मर्जी से किया था ना, तो वो पूछती है कि फिर वो यहाँ क्यों है। तब वो उसे सब कुछ बताती है। वो दोनों पुलिस स्टेशन गए थे लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो दोनों ही माइनर्स हैं। तो ये बात पता चलते ही चिट्टी के घर वालों ने पॉक्सो केस कर दिया। तभी पुलिस रवि को पकड़ कर ले गई और चिट्टी की प्रेगनेंसी घर वालों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, इसलिए वो यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद शुरू में वो सबके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी। वो हमेशा अपने प्यार को याद करके बहुत खुश रहती थी। लेकिन एक दिन क्लास में लाइफ के गोल्स और प्यार जैसे टॉपिक्स पर केयरटेकर क्लास ले रही थी। वो कहती है कि अभी तुम्हारी प्रेगनेंसी की शुरुआत है तो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की याद आएगी और तुम खुश रहोगी, लेकिन 6 महीने की प्रेगनेंसी के बाद तुम्हें साथ के लिए कोई चाहिए होगा। तब तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा कि क्या तुम्हें अपने पापा का प्यार चाहिए जो तुम्हारी हर जरूरत पूरी करते हैं, या फिर उस लड़के का प्यार जिसे तुम चाहती हो। चिट्टी को भी बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। फिर एक दिन जब वो बैठी थी उसे एक लड़की के जोर जोर से रोने की आवाज आई और वो वहाँ गई। जब उसने पूछा कि क्या हुआ तो पता चला कि उसकी हालत की वजह से टड़तुंदी गाँव में उसके पापा बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ये सुनकर वो बहुत घबरा जाती है। तब वो वहाँ काम करने वालों से फोन लेकर अपने पापा से बात करना चाहती है लेकिन कोई उसे फोन नहीं देता। फिर एक दिन वो दादी उससे मिलने दोबारा आती है। वो कहती है कि तुमने जो किया उससे सिर्फ इज्जत नहीं गई, ऐसा लगा जैसे घर वालों की जान ही निकल गई हो। जब पहली बार एक पुलिस वाले ने फोन करके बताया कि तुम दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे पापा वहाँ कितना टूट गए थे और कितना रोए थे। चिट्टी भी बहुत रोती है और उसका डर इतना बढ़ जाता है कि वो केयर टेकर के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगती है कि मैडम प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। तब वो केयर टेकर कहती है कि एक बार तुम्हारी डिलीवरी हो जाए फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगी। इसलिए वो अभी भी वही है और बस इसी इंतजार में है कि कब डिलीवरी होगी और कब वो अपने पापा से मिलेगी।
केयर टेकर डॉक्टर को सब बताती है। अब 9 महीने पूरे हो चुके हैं तो चिट्टी को लेबर पेन शुरू हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ठीक 2 महीने बीत जाते हैं। अब बालू उसे लेकर उसके घर आता है। वहाँ चिट्टी अपने पापा से बात करना चाहती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। तब वो कहती है कि पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी भी आइंदी ऐसी गलती नहीं करूंगी, अब से मैं बिल्कुल सुधर जाऊंगी। वो अपने पापा की चप्पल उठाकर खुद को मारने लगती है। ये देखकर वो उसे माफ कर देते हैं। तब दादाजी कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ। वो कहता है कि सब कुछ छोड़ दो। लेकिन कुछ दिनों बाद चिट्टी के लिए शादी का रिश्ता तय हो जाता है। चिट्टी कहती है माँ अभी मेरी शादी क्यों, मैं और पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन माँ कहती है बेटा हम ऐसी बातें और नहीं सुन सकते, इसीलिए तुम्हारी शादी कर रहे हैं। फिर जब चिट्टी दूल्हे को देखने जाती है तो वो काफी उम्रदराज लगता है। तब वैशाली दीदी चिट्टी की माँ से पूछती है कि दूल्हा आंटी ये दूल्हा इतना बूढ़ा क्यों है। तब उसकी माँ एक और कड़वा सच बताती है। 9 महीने की प्रेगनेंसी के बाद ऑपरेशन के वक्त उसके माइनर होने की वजह से बच्चा वहीं मर गया था और बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उसे बचाने के लिए उसका गर्भाशय निकालना पड़ा। माँ ने ये भी बताया। वो कहती है कि दूल्हे के 2 बच्चे होने के बावजूद उसने सब मान लिया है, इसलिए वो ये शादी कर रहे हैं। तभी दादाजी आकर बताते हैं कि दूल्हा शादी के लिए मान गया है। तब चिट्टी अपनी माँ, दादाजी और सबको प्लीज मुझे पढ़ना है, मेरी शादी मत करो, ये कहते हुए वो अपने पापा के सामने गिड़गिड़ाती है और बहुत रोती है। तब उसके पापा आकर कहते हैं कि बचपन में मेरी माँ की मौत से मेरे पिता को बहुत दुख हुआ था और अब अगर उन्होंने फिर से अपने बेटे की मौत देख ली तो उनका क्या हाल होगा। इसी डर से मैं अब तक जिंदा हूँ। अगर तुम इस शादी के लिए नहीं मानती हो तो वही होगा। इसके साथ ही उसका फ्लैशबैक चाली सब कुछ खत्म हो जाता है। अब प्रेजेंट में चिट्टी की अमेरिका वाली दोस्त कीर्ति उससे मिलने आती है। वो कहती है कि तुम भी किसी तरह चलो। तब वो कहती है कि तुम सब अपनी लाइफ में कुछ न कुछ बन गए हो, हाँ अच्छे मुकाम पर हो, लेकिन मैं शादी करके ऐसी रह गई हूँ, मुझे अजीब लग रहा है, इसलिए मैं नहीं आना चाहती। तब वो कहती है कि तुम जैसी भी हो हमारी दोस्त हो, इसलिए तुम्हें हर हाल में आना ही होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद चिट्टी का पति घर आता है। तब उसकी बेटी आकर कहती है कि पापा मम्मी कल अपनी 10th क्लास की रियूनियन में जा रही हैं। ये सुनकर अगले दिन वो उसे अपनी बाइक पर बिठाकर वहाँ ले जा रहा होता है। रास्ते में बहुत सारी बकरियां होती हैं जिसकी वजह से वो बाइक रोक देता है। तभी एक दूसरा बाइक वाला आता है और उन बकरियों को चराने वाले से जोर से चिल्लाकर कहता है अरे रवि अपनी सारी बकरियां साइड में कर यार। तब उसे वहाँ पता चलता है कि ये वही रवि है जिससे वो प्यार करती थी। रवि भी उसे देखते ही तुरंत पहचान जाता है। इस तरह उनकी आखिरी मुलाकात के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो फ्रेंड्स आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।